हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। मैं दिलीप कुमार आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो से हम लोग क्लास 12 के अवयव नाम के चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको अवयव के कुछ बेसिक बताने जा रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में इन्वर्स का टोटल सॉल्यूशन हमने करा दिया था। यहाँ पर चैप्टर वाइज सॉल्यूशन, ऑब्जेक्टिव सब हमने करा दिया था। वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं, नहीं देखें तो चलिए फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर का नाम है अवयव मैट्रिक्स। पहले जानेंगे कि अवयव क्या होता है, इसके प्रकार क्या होते हैं, ये सब। तो फ्रेंड्स आप बता सकते हैं अवयव संख्या और फलनों का, अवयव संख्या और फलनों का एक क्रम विन्यास होता है। अब जाने ये क्या होता है। अब जान लीजिए, कोई संख्या और फलनों का क्रम विन्यास होता है अवयव, और इसके अंदर जो अवयव होते, इसके अंदर जो मौजूद संख्याएं होती हैं, ये दो बॉक्स की तरह बना होता है, और इसके अंदर जो संख्याएं होती है उन्हें अवयव या प्रविष्टि कहा जाता है। और किसी भी अवयव को हम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से सूचित करते हैं। आप अंग्रेजी के कोई भी बड़े अक्षर ले सकते हैं, XYZ ABC कुछ भी ले सकते हैं, हम सूचित किया जाता है। अब इसके अंदर कोई अवयव है, जैसे क्या बोलने थे आपको क्या अवयव संख्या और फलनों का। मान लीजिए कोई संख्या है 2 3 5 7 8 4 3 2 9, ये सब रह गया, ठीक है। तो अवयव संख्या और फलनों का क्रमबद्ध विन्यास होता है, और इसके अंदर जो अब ये सब संख्याएं होती है, इसे अवयव कहा जाता है। अवयव या प्रविष्टि आप कह सकते हैं। और किसी भी अवयव को हम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से सूचित करते हैं। आप अंग्रेजी कोई भी बड़े अक्षर ले सकते हैं, ए से जेड तक। आई होप यहाँ तक समझ आप आया होगा। अब देखिए, ये जो ये लाइन दिख रहा है आपको, ये 2 7 3, ऊपर से जब हम नीचे आएंगे तो इन्हें स्तंभ कहा जाता है। इस टोटल को हम स्तंभ बोलते हैं, इसे स्तंभ कहा जाता है। और इस वाले लाइन को पंक्ति कहा जाता है, पंक्ति। अब देखिए, यहाँ पे स्तंभों की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3। पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3। यानी अवयव में इस तरह के अवयव में देखिए, ये जो ऊपर से नीचे आएंगे तो जो ऊपर से नीचे आने पर जो लाइन मिलेगा हमें, वो स्तंभ बनेगा। और बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो वो जो हमें लाइन मिलेगा वो पंक्ति मिलेगा। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अब अवयव की कोटि समझिए। अवयव की कोटि, अवयव की कोटि। ध्यान दीजिएगा, किसी भी इस अवयव में पंक्ति और स्तंभ के गुणनफल को ही अवयव की कोटि कहा जाता है। मान लें कि किसी अवयव में m पंक्ति और n स्तंभ है, n स्तंभ है, तो अवयव की कोटि आप बता सकते हैं m गुना n, या बता सकते हैं m गुना n। ये हो गया अवयव की कोटि। अब जैसे आपको बताते हैं, से कोई अवयव को बड़े अक्षर से सूचित कर लें, और इसमें A I J। अब जानेंगे कि इसमें A क्या है, ये I क्या है, J क्या है। तो ये तो हो गया हमारा अवयव, ठीक है, अवयव। और इसमें जो ये आपको छोटी स्मॉल ए दिख रहा है, स्मॉल है ए है, जो है अवयव, अवयव। इसमें स्मॉल ए क्या है फ्रेंड्स, अवयव या प्रविष्टि। और इसमें आई जो हमें दिख रहा है, ये होता है पंक्ति, पंक्ति। और जे हमारा होता है स्तंभ, स्तंभ ये होता है। और इसकी, और जब हम अवयव की कोटि निकालेंगे तो ध्यान रखिएगा, हमें पहले पंक्ति लिखना पड़ेगा, उसके बाद स्तंभ को लिखना पड़ेगा। यानी यहाँ m जो हमारा है पंक्ति, और n क्या है हमारा फ्रेंड्स, स्तंभ। अवयव की कोटि निकालने के लिए हमें सबसे पहले पंक्ति गुना स्तंभ करना पड़ेगा। स्तंभ गुना पंक्ति नहीं, पंक्ति गुना स्तंभ कीजिएगा। यहाँ पे समझ आ गया। अब फिर समझिए,
ध्यान दीजिएगा, अवयव संख्याओं और फलनों का एक विन्यास होता है, क्रमबद्ध विन्यास होता है, जिसके अंदर स्तंभ और पंक्ति होते हैं और एक बॉक्स की तरह बना होता है। किसी भी अवयव को हम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से सूचित करते हैं, जैसे हमने यहाँ एक्स मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हैं। अब अवयव की कोटि क्या होता है, तो किसी भी अवयव के स्तंभ और पंक्ति के गुणनफल को अवयव की कोटि कहा जाता है। अवयव की कोटि में सबसे पहले हमें पंक्तियों को लिखना पड़ता है, उसके पश्चात स्तंभ को, यानी पंक्ति गुना स्तंभ बन जाएगा अवयव की कोटि। यहाँ फ्रेंड्स हमने आपको बताया एक अवयव में ले लिया हमने ए, इसके अंदर एक अवयव है स्मॉल है, और आई जो हमारा है पंक्ति है, और जे हमारा स्तंभ है। यहाँ तक आप उसको समझ में आ गया होगा। अब जानिए अवयव के प्रकार। अवयव के प्रकार इसमें पहला आता है हमारा स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव, अब स्तंभ अवयव क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं वैसा अवयव जिसमें केवल स्तंभ हो। वैसा अवयव जिसमें केवल स्तंभ हो, स्तंभ अवयव कहलाता है। जैसे कोई अवयव हमने ले लिया ए, बराबर हो गया हमारा 1। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा एक है इसे आप स्तंभ में बदला सकते हैं। इसका जो हम कोटि जब निकालेंगे तो 1 × 1 का होगा। अब कहिए 1 × 1 का कैसे हो गया, अब इसको इस तरफ लेकर करेंगे। अगर इस तरफ से काउंट करेंगे तो ये पंक्ति का काम करेगा, और ऊपर से नीचे की ओर काउंट करेंगे तो ये स्तंभ का काम करेगा। तो पंक्ति भी एक है, स्तंभ भी एक है, यानी जिस अवयव में केवल स्तंभ हो, स्तंभ अवयव कहलाता है। यहाँ तक समझ में आया होगा। दूसरा देखिए, दूसरा है पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव, अब पंक्ति अवयव क्या होता है, तो बोल सकते हैं वैसा अवयव जिसमें केवल पंक्ति हो, पंक्ति अवयव कहलाता है। जैसे हमने एक ले लिया ए, और इसमें ले लिया कोई अवयव 2, ये 1 × 1 का होगा। अभी 1 × 1 का कैसे होगा, अगर इधर की ओर चलेंगे तो ये बन जाएगा हमारा पंक्ति, और ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो ये बन जाएगा स्तंभ। यानी पंक्ति अवयव में कह सकते हैं कि वैसा अवयव जिसमें केवल पंक्ति हो, पंक्ति अवयव कहलाता है। अब पंक्ति अवयव का व्यापक रूप देखिए। व्यापक रूप यहाँ से लिख सकते हैं ए बराबर AIJ 1 × n। यहाँ से हमने 1 × n ही क्यों लिखा, क्योंकि n जो है यहाँ पे है वो स्तंभ है, और स्तंभ तो बढ़ता चला जाएगा, लेकिन पंक्ति कितना रहेगा, सिर्फ एक ही रहेगा। और थर्ड है वर्ग अवयव। वर्ग अवयव, तो अब वर्ग अवयव क्या होता है, तो बता सकते हैं वैसा अवयव जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो, वर्ग अवयव कहलाता है। अपने वर्ग के बारे में तो पढ़ा होगा कि जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, वर्ग कहलाता है। तो वर्ग अवयव की जब बात हो तो बोल सकते हैं कि जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान हो, वर्ग अवयव कहलाता है। जैसे हमने ले लिया एक अवयव ए, और इसमें 1 2 3 4। अब यहाँ पे देख सकते हैं पंक्ति की संख्या भी 2 है और स्तंभ की संख्या भी 2 है, तो इसे लिख सकते हैं 2 × 2। अब 2 × 2 कहाँ लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 जो हमारा पंक्ति है और पंक्ति की संख्या 2 है, ये 2 जो हमारा स्तंभ है और स्तंभ की संख्या भी 2 है, इसलिए यह अवयव 2 × 2 कोटि का है। और फ्रेंड्स वर्ग अवयव में ध्यान दीजिएगा, m बराबर होता है n के। अब m बराबर n के क्यों होता है, क्योंकि वर्ग अवयव में m यानी पंक्ति, n यानी स्तंभ, तो स्तंभ और पंक्ति आपस में बराबर होंगे तभी कोई अवयव एक वर्ग अवयव कहलाएगा। यह ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कभी कभी कि एक अवयव वर्ग अवयव कहलाता है यदि m बड़ा होगा n से, m छोटा होगा n से, m बराबर होगा n से, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ से फ्रेंड्स आंसर क्या होगा, m बराबर होगा n के। अगला अवयव है
क्वेश्चन चौथा, विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह। अब विकर्ण आव्यूह क्या होता है? तो एक ध्यान दीजिएगा, विकर्ण आव्यूह तो पहले एक वर्ग आव्यूह होना चाहिए। कोई भी आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाएगा, उससे पहले वह वर्ग आव्यूह होगा, तभी वह विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। कोई आव्यूह जब तक वर्ग आव्यूह नहीं होगा विकर्ण आव्यूह नहीं कहला सकता है। तो आप बोल सकते हैं एक वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाता है यदि विकर्ण के अतिरिक्त शेष सभी अवयव शून्य हो। तो हमने मान लिया कोई आव्यूह ए, हमने क्या बताया, पहले उसे वर्ग आव्यूह होना पड़ेगा। तो वर्ग आव्यूह में क्या आप बता सकते हैं, या तो 2 × 2 कोटि का होगा या 3 × 3 कोटि का होगा, क्योंकि पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर होना चाहिए। तो हम 2 × 2 कोटि का बनाते हैं। अब देखिए, हमने परिभाषा में आपको क्या बताया विकर्ण आव्यूह में, कि विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये तो पहले एक वर्ग आव्यूह हो। और विकर्ण कैसे होता है, ये तिरछा ही ये हुआ हमारा विकर्ण। इसमें जो अवयव आया 2 और 5 आया, तो इसको छोड़कर सारे अवयव शून्य होना चाहिए। तो ये देखिए, ये भी शून्य है, ये भी शून्य है, यानी ये एक विकर्ण आव्यूह है। आगे 5वां है अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह क्या कहलाता है? तो एक विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है यदि इसके विकर्ण के अवयव समान हो। अदिश आव्यूह होने का शर्त क्या है? पहले तो ये विकर्ण आव्यूह होना चाहिए। कोई भी आव्यूह अदिश आव्यूह होगा यदि वह एक विकर्ण आव्यूह होगा, और कोई भी आव्यूह विकर्ण आव्यूह होगा यदि वो वर्ग आव्यूह होगा। यानी अदिश आव्यूह का आप बोल सकते हैं कि वर्ग भी होना चाहिए और विकर्ण आव्यूह भी होना चाहिए। तो हमने परिभाषा क्या बताया कि एक विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है यदि इसके विकर्ण के सभी अवयव समान हो। तो हमने कोई आव्यूह ले लिया ए, इसके विकर्ण के सभी अवयव समान होना चाहिए। तो विकर्ण 1 1, यहाँ 0 0, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 ले लिया। यहाँ से आप देख सकते हैं ये विकर्ण हमारा बना था, इसके सारे अवयव समान है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, और ये 2 × 2 कोटि का है। तो अदिश आव्यूह क्या होता है? अदिश आव्यूह के विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं, वो अदिश आव्यूह होता है। चलिए फ्रेंड्स, हमें आगे जाना है आव्यूहों की समानता। आव्यूहों की समानता। आव्यूहों की समानता का मतलब हुआ कि जो यदि कोई 2 आव्यूह दिया हुआ रहेगा तो वो दोनों आव्यूह एक दूसरे के समान यानी बराबर होंगे। कब? आव्यूहों की समानता, यदि हमें 2 आव्यूह दिया रहेगा तो दोनों आव्यूह आपस में बराबर होंगे। कब? या उन दोनों के अवयव आपस में बराबर होंगे। कब? पहला कंडीशन है उनकी कोटियाँ समान होनी चाहिए। उनकी कोटि समान होनी चाहिए। कोटि समान होनी चाहिए। हमने कोटि आपको बताया था कि पंक्ति और स्तंभ के गुणनफल को ही आव्यूह की कोटि कहा जाता है। मान लीजिए कोई हमें 2 आव्यूह दिया है, एक आव्यूह ए दिया है AIJ, एक आव्यूह B दिया हुआ है, ये भी AIJ। तो आव्यूह A बराबर होगा आव्यूह B के। कब? उनकी कोटियाँ समान है। मान लीजिए 2 × 2 कोटि का है तो ये भी 2 × 2 कोटि का ही होना चाहिए, तब ये दोनों आव्यूह आपस में समान होंगे। कंडीशन दूसरा देखिए, दूसरा उनके संगत अवयव समान हो। उनके संगत अवयव समान हो। संगत अवयव समान हो। अगर कोई 2 आव्यूह ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो वो दोनों आव्यूह आपस में समान होंगे। कोटियाँ आपस में बराबर होनी चाहिए और उनके संगत अवयव समान होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल आपको देके बताते हैं। मान लीजिए x 2 5 4 बराबर दिया हुआ है 2 3 5 7। अब कह रहा है इसमें x का वैल्यू बताइए।
तो हमने आपको क्या बताया, उनके संगत अवयव समान हो। जैसे यहाँ भी x है, पहले तो जान लीजिए ये 2 × 2 कोटि का अवयव है, दोनों 2 × 2 कोटि का अवयव है, इसलिए दोनों अवयव आपस में बराबर हो गए। पहला का ये फॉलो कर रहा है। दूसरा, उनके संगत अवयव समान हो, मतलब x के बराबर होना चाहिए 2, ये 5 के बराबर होना चाहिए 5, ऐसे, तभी दोनों अवयव आपस में समानता होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग जानते हैं अवयवों के योगफल। अवयवों के योगफल दो अवयवों के जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। मान लीजिए हमें पहला दिया हुआ है अवयव a बराबर aij, जो m × n कोटि का है। एक अवयव दिया हुआ है b, ये bij दिया हुआ है, ये भी m × n कोटि का है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, दो अवयव को ऐड करेंगे ना तो उनका भी कोटि आपस में समान होना चाहिए। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें तीसरा अवयव मिलेगा, मान लीजिए c बराबर हो जाएगा अवयव a प्लस अवयव b, ये हो जाएगा। जैसे आपको एग्जांपल देके बताते हैं, यहाँ पे फिर से आप समझ लीजिए। हमने बताया एक अवयव दिया हुआ है aij, जिनका m × n कोटि का है। एक अवयव दिया है b, जो ये भी m × n कोटि का है। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे हम तो एक तीसरा अवयव हमें मिलेगा, मान लीजिए c, जो अवयव a और अवयव b के बराबर हो जाएगा। मान लीजिए हमारे पास अवयव a दिया हुआ है 2579 और अवयव b दिया हुआ हमें 8749। अब कह रहा है a + b निकालिए, a + b। तो ध्यान दीजिए a + b का मतलब हुआ 2579, ये हो गया, प्लस यहाँ पे हो गया 8749, ये हो गया। तो उनके संगत अवयव का आपस में जरिए, तो ये हमें मान लीजिए तीसरा एक अवयव मिल गया c। मान लीजिए ये दोनों को जब ऐड किए हमें तीसरा अवयव मिलेगा c, जो हो जाएगा यहाँ 8 + 2 10, 7 + 12, ये हमारा हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 18। उनके संगत अवयव आपस में जुटेंगे, ये सब आपस में, तो हमें एक c नया अवयव मिलेगा, अवयव c, जो a + b के बराबर हो जाएगा। ये हुआ अवयवों का योगफल। आगे देखिए अवयवों का गुणधर्म। अवयवों का गुणधर्म, अवयवों के गुणधर्म। अवयवों के गुणधर्म, पहला गुणधर्म देखिए, जो अवयव होते हैं ना फ्रेंड्स, वो क्रम विनिमय नियम को पालन करते हैं। आपने क्रम विनिमय नियम पढ़ा होगा। यदि कोई अवयव a + b ये है तो क्रम विनिमय नियम के अनुसार हो जाएगा ये b + a। मतलब कोई भी दो अवयव आपस में जुट रहे हैं, मान लीजिए कोई अवयव हुआ गया a और दूसरा अवयव b, और उन दोनों को जब ऐड करेंगे तो वो क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा, यानी b और a के भी जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा। जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया, यहाँ पे हमने a + b किया, अब b + a कीजिएगा तो भी हमें कितना ही मिलेगा। तो अवयवों का गुणधर्म, पहला गुणधर्म क्या हो गया कि अवयव का योग होता है वो क्रम विनिमय नियम को पालन करता है। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड देखिए सहचर नियम। सहचर नियम क्या होता है फ्रेंड्स, यदि a + b + c है तो ये बन सकता है a + b + c। हमने सहचर नियम पढ़ा था क्लास 8 में, शायद हमने पढ़ा था इसके बारे में। मान लीजिए कोई एक अवयव a है प्लस अब b + c कोई दूसरा अवयव है, तो ये बराबर हो जाएगा a + b + c के बराबर। ये हो गया दूसरा गुणधर्म। तीसरा गुणधर्म देखिए, हमारे पास तीसरा गुणधर्म है योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। मान लीजिए कोई अवयव a बराबर दिया हुआ है aij, जो m × n कोटि का है, m × n कोटि का है। एक अन्य अवयव दिया हुआ है -a बराबर -aij, ये भी m × n कोटि का है। तो a + -a ये बराबर हो जाएगा -a + a बराबर 0 के। यानी ध्यान से समझिएगा,
कोई आव्यूह को जब ऋण आव्यूह में बदला जाता है और उन दोनों को ऐड किया जाता है तो वह 0 के बराबर हो जाता है। यानी यहाँ से लिख सकते हैं -a को आव्यूह a का ऋण आव्यूह कहलाता है, ऋण आव्यूह कहा जाता है। यानी इसको लिख सकते हैं हम -a को आव्यूह a का ऋण आव्यूह कहा जाता है, ऋण आव्यूह कहा जाता है। ये आप लिख सकते हैं कहा जाता है, कहा जाता है। हमने क्या किया, एक आव्यूह लिया ए आई जे जो m इंटू एन कोटि का है, एक आव्यूह लिया -a बराबर -ai जे, ये भी m इंटू एन कोटि का है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे फ्रेंड्स तो a प्लस माइनस a या -a प्लस a, तो ये हमेशा 0 के बराबर है। यानी कोई आव्यूह a को उसके ऋण आव्यूह के साथ जब योग किया जाता है तो वो हमेशा 0 के बराबर आता है। ये हुआ तीसरा गुणधर्म, ये हुआ आव्यूह का टोटल गुणधर्म। अब देखिए आव्यूह का अंतर, दो आव्यूहों का अंतर, आव्यूहों का अंतर। मान लीजिए एक आव्यूह ए दिया हुआ है ए आई जे जो m इंटू एन कोटि का है, एक आव्यूह दिया हुआ है बी, ये भी ए आई जे, ये भी m इंटू एन कोटि का है। जब इन दोनों को हम अंतर करेंगे यानी a माइनस बी करेंगे तो एक हमें नया आव्यूह प्राप्त होगा c। जब हम a माइनस बी या b माइनस ए करेंगे तो हमें एक नया आव्यूह प्राप्त होगा c, ये भी m इंटू एन कोटि का ही प्राप्त होगा। इस एग्जाम्पल देख लीजिए आप, एग्जाम्पल है आव्यूह a दिया हुआ हमें 4 7 3 2, आव्यूह b दिया हुआ हमें 2 5 1 1, ये दिया हुआ। तब इन दोनों आव्यूह का जब अंतर करेंगे तब a माइनस बी बराबर आ जाएगा, इनके संगत अवयव के साथ घटाइए, 4 में 2 2, 7 माइनस 5 2, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 1। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमें नया आव्यूह मिल गया है, ये भी 2 इंटू 2। देखिए हमने a लिया था, ये भी 2 इंटू 2 कोटि का था, b भी 2 इंटू 2 कोटि का था, और जो हमें नया आव्यूह मिला है c वो भी 2 इंटू 2 कोटि का है। तो दो आव्यूह का अंतर जब हम करेंगे तो हमें एक नया आव्यूह मिलेगा, जो पहले आव्यूह जो था जितने कोटि का रहता उतनी कोटि का हमें नया आव्यूह प्राप्त होगा। आपको दो आव्यूह का अंतर समझ में आ गया होगा। अब देखिए दो आव्यूहों का गुणन, आव्यूहों का गुणन। मान लीजिए एक आव्यूह दिया हुआ है ए आई जे m इंटू एन कोटि का है, एक आव्यूह दिया हुआ बी ए आई जे, ये भी बी आई जे, इसको कर दिए, ये भी m इंटू एन कोटि का है। अब आव्यूहों का गुणन, दो आव्यूहों का गुणन कब होगा, ध्यान दीजिएगा। दो आव्यूहों का गुणन तभी पॉसिबल है, आव्यूह ए और आव्यूह का बी का गुणन तभी संभव है जब आव्यूह ए का पंक्ति आव्यूह बी के स्तंभ के संख्या के बराबर हो। मान लीजिए आव्यूह, अब ध्यान समझिए एग्जांपल लेके आप समझाते हैं। यहाँ से मान लीजिए 2 5 7 2 है ए, और ये हो गया बी 8 7 4 9। यहाँ से हमने क्या कहा, दो आव्यूह का गुणन तभी संभव है जब आव्यूह ए का पंक्ति यानी ये आव्यूह बी का स्तंभ की संख्या के बराबर हो जाए। यानी देखिए आव्यूह ए में पंक्तियों कितना है 2, तो इसमें भी 2 ही होना चाहिए। यानी अवयव के संख्या या अवयव या प्रविष्टि की संख्या आपस में बराबर होंगे तब ये आव्यूह का गुणन पॉसिबल है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। अब आव्यूह ए और बी पॉसिबल है। अगर दे दिया ए बराबर दिया हुआ हमें 2 5 7 9, अगर बी बराबर दिया हुआ हमें 7 8 4 2 8 9। अब कह रहा है आव्यूह ए इंटू बी निकालिए, ए इंटू बी निकालिए, तो यहाँ पे ए इंटू बी पॉसिबल नहीं है। अब क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे आव्यूह ए के पंक्ति के में जो अवयवों की संख्या है
वे अवयव बी के स्तंभों में जो अवयवों की संख्या के बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे ए इंटू बी पॉसिबल नहीं है। ये हुआ अवयवों का गुणन। आई होप आपको अवयवों का गुणन समझ में आया होगा कि अवयवों का गुणन कैसे करते हैं, यानी पहले वाले अवयवों की पंक्ति बाद वाले अवयवों के स्तंभ के में जो अवयवों की संख्या होना चाहिए वो बराबर होगा, तभी ये किसी अवयव का गुणन पॉसिबल है। ये हो गया अवयव का गुणन। अब देखिए फ्रेंड्स, अब आपको बताते हैं, थोड़ा सा एक नोट्स ध्यान रखिएगा, कुछ नोट पॉइंट है। मान लीजिए कोई अवयव दिया हुआ ए, कोई अवयव दिया हुआ ए आई जे, और कोई अवयव दिया हुआ बी आई जे। तो कह रहा है ए और बी परिभाषित हैं। अगर मान लीजिए ए और बी परिभाषित है, यानी ए और बी निकल रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि बी और ए बी बराबर हो जाएगा। अगर ए बी परिभाषित है तो ये संभव नहीं है कि बी ए पर भी परिभाषित होगा, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर कोई अवयव दिया ए और बी, अगर ए और बी पॉसिबल हो रहा है तो ऐसा संभव नहीं है कि बी और ए भी पॉसिबल होगा। यानी ए और बी का जब मल्टीपल कर रहे हैं तो मान लीजिए पॉसिबल है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बी ए भी पॉसिबल होना चाहिए, ऐसा कोई नहीं हो सकता है। अगला पॉइंट देखिए, ए बी और बी ए दोनों परिभाषित होंगे कब? जब ए बी और बी ए दोनों परिभाषित होंगे कब? जब ए और बी एक वर्ग अवयव होंगे और उनकी कोटियां आपस में बराबर होगा, तब ये ए बी और बी ए दोनों परिभाषित हो सकते हैं। ए बी और बी ए कब परिभाषित होंगे, ध्यान समझिएगा। एक तो पहले वो ए और बी वर्ग अवयव होना चाहिए और उनकी कोटियां आपस में बराबर होनी चाहिए, तब ये ए बी और या बी ए दोनों परिभाषित हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, ए बी और बी ए परिभाषित होने पर यह आवश्यक नहीं है कि वे दोनों आपस में समान होंगे। मान लीजिए हम ए बी को मल्टीपल किए, मान लीजिए ए बी को हम मल्टीपल किए तो आ गया हमारा, मान लीजिए अभी अब हमारा आ गया 3 5 7 9। तो ये पॉसिबल नहीं है कि जब हम बी और ए को करेंगे तो ये भी इतने के बराबर आ जाएगा, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। कोई ठीक नहीं, आ भी सकता नहीं भी आ सकता, ये संभव नहीं है। यदि आप दो अवयवों को मल्टीपल कर रहे हैं तो मान लीजिए ये आ गया है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको पलट कर भी मल्टीपल करेंगे तो यहीं आएगा, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गया तो कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, हम लोग अगले वीडियो में इसका कुछ और बताने वाले हैं। ये तो पार्ट 1 है, अगले वीडियो में हम पार्ट 2 लेकर आएंगे। उसमें आपको अवयवों का कुछ बेसिक बताया जाएगा, फिर उसके आधार पर कुछ क्वेश्चन बताएंगे पार्ट 2 में। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।